ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। NMDCAT टेस्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक्स MCQs वगैरह। तो NMDCAT का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हर साल 2 MCQs आते हैं। हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो डिस्कस करते हैं MCQs रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास ये है कि जिसमें अगर एक बॉडी को हम इनिशियल वेलोसिटी दे दे एट सर्टेन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एक बॉडी को एंगल थीटा के जरिए मूव कर दे और फिर उसको अलाउ करे कि वो मूव करे, टू मूव किसके अंडर? ओनली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो दैट मोशन इज नोन एज ओनली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और फिर वो फॉलो करे एक खास पाथ विच इज नोन एज पैराबोलिक पाथ, और फिर वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करे, देन दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से, ये y है और ये x है, एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे दो और उसको कुछ एंगल थीटा भी दे दो और फिर उसको छोड़ दो कि वो मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दिस पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। सो दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पैराबोलिक पाथ का होना ज़रूरी है। पहली पॉइंट ये है कि इसके लिए कौन से पाथ का होना ज़रूरी है? पैराबोलिक पाथ का होना ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है हमारे पास कि यहाँ जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो हमारे पास यहाँ ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, मतलब इसमें सिर्फ x और y इंक्लूड होंगे, 2 डायमेंशन होगा। फिर जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर, ये दिस विल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 और 90 के दरमियान इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। 0 से कम नहीं, 0 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। सिमिलरली जब एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करेंगे तो जब ये यहाँ ऊपर आएगा तो इट विल गेन फाइनल वेलोसिटी vf। इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vfx और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट vfy। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो तब भी होगा vfx और यहाँ पर होगा vfy। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। लेकिन ये कौन से पॉइंट पर? इट विल बी एट अ हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर vfy हमेशा 0 रहेगा, सिर्फ vfx होगा। जब ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर इसका vfx वही रहेगा लेकिन vfy अगेन थोड़ा बढ़ जाएगा। जब ये मज़ीद आएगा तो vfx वही रहेगा लेकिन vfy अब मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस मोशन को गौर से देख लो, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी vfx इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज 0। प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल। जब वेरिएबल है तो यहाँ पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। कंसिडर दैट एक्सेलरेशन इज -g, तो ay इज टेकन टू बी -g फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास ay जो है वो -g के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अगर यहाँ पर आप क्लियर कर दो तो वो ये होगा कि जब भी आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे, एट हाईएस्ट पॉइंट को सुमिट पॉइंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुमिट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास vf जो है सिर्फ vfx के बराबर होगा, मीन्स vf इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो तो ये vi x प्लस a x इंटू टी होगा, लिहाजा vf जो है वो vi cos थीटा होगा। चूंकि a 0 है तो vf यहाँ सिर्फ vi cos थीटा होगा। सो एट हाईएस्ट पॉइंट vf इज ओनली इक्वल टू vi cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर vfy इज ऑलवेज इक्वल टू 0, vfy 0 होगा और vf जो है वो vi cos थीटा होगा। सिमिलरली जब हम अगेन हाईएस्ट पॉइंट ही को ज़रा लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है
velocity of projectile, that is minimum. At highest point velocity of projectile is minimum. जब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या होगी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की होगी एट अ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल होगा, एंगल लाइज करेगा बिटवीन 0 एंड 90, VFX कांस्टेंट रहेगा, AX 0 रहेगा, VFY वेरिएबल होगा, AY माइनस जी के बराबर होगा, VFY 0 होगा और ओनली VF एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो VI cos थीटा के बराबर होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी मिनिमम होगी और एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ करेगी। फिर हमारे पास अगर हम ज़रा मज़ीद डिस्कस कर ले प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो इसी एक एग्जाम्पल ये है कि बुलेट फायर फ्रॉम गन, बुलेट फायर फ्रॉम गन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अ मिसाइल फायर फ्रॉम अ कैनन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। या हमारे पास जो गोल बाल होता है, That is the example of projectile motion। या अगर आप एक बम को रिलीज करते हो हॉरिजेंटली फ्रॉम एरोप्लेन, अ बम रिलीज हॉरिजेंटली फ्रॉम एरोप्लेन, तो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो साइंस है, साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, द साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड बैलिस्टिक, उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक। जो पाथ है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का, स्पेशली पैराबोलिक पाथ, नो द पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली नोन एज ट्रेजेक्ट्री, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। दिस विल बी समथिंग अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास हम मालूम करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? पहली पॉइंट कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एक्स एक्सिस, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल की हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट है, कहां से? एक्स एक्सिस से। इसकी अगर हम फार्मूला डिस्कस कर ले तो इसका फार्मूला है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G, दिस विल बी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट, the time required to reach a projectile from point of projection to point of impact is called time of flight, denoted by t, और ये होता है 2I sin theta divided by g। ये पूरे फ्लाइट के लिए टाइम है, बट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच टू हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन वो टाइम जिसमें ये प्रोजेक्टाइल कौन से पॉइंट तक पहुंचता है? हाईएस्ट पॉइंट तक, तो फिर वो हाफ होगा इसके, तो यहाँ पर फिर वो होगा ओनली VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी। फिर ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। फिर हमारे पास क्या करेंगे? अब अगर इसकी हम रेंज की बात कर ले, रेंज क्या है सर? रेंज है हॉरिजेंटल रेंज, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज है, और रेंज का हमारे पास फार्मूला है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये है। लेकिन जो ये साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो फिर रेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि VI स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। याद रखो, अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो नाउ फॉर मैक्सिमम रेंज, इन इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल ऑलवेज बी 45 डिग्री। तो अगर एक जंपर अपना जंपिंग रिकॉर्ड ज्यादा करना चाहता है, रेंज को ज्यादा करना चाहता है, सो ही शुड बी जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर आप एक लॉन्ग सिक्स लगाना चाहते हो तो लॉन्ग सिक्स के लिए आपको बॉल को किस पे करना होगा? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे हिट करना होगा, फिर आपका चक्का जो है वो बहुत दूर जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज ऑल्सो समथिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल
मोशन। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप जहन में रखो तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब एक प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा तो द मैक्सिमम रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप 245 कर लो तो 90 तो 91 होता है, तो मैक्सिमम रेंज बराबर होता है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी के। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर एक और डिक्लेयर कर लूँ कि जब आपके पास एंगल होगा 76 डिग्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एंगल कितना है 76 डिग्री, तो फिर इस पर हमारे पास रेंज और हाइट होगा बराबर। फॉर एन एंगल ऑफ 76 डिग्री द रेंज बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर हाइट और रेंज आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर एक और पॉइंट अगर यहां पर आप नोट कर लो कि याद रखो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, कौन से एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है सर कि अगर आपके पास दो एंगल है θ1 प्लस θ2 और उनको आप प्लस कर लो और आंसर क्या आ जाए 90 आ जाए, देन रेंज विल बी सेम। तो फिर अगर एंगल हमारे पास कंप्लीमेंट्री है तो रेंज उनके लिए क्या होगा, विल बी सेम, रेंज उनके लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 30 डिग्री की तो फिर 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री दोनों का रेंज हमारे पास सेम होगा। अगर हम बात करें एक 35 डिग्री की तो दूसरा होगा 55 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर लो कम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है, इनके लिए रेंज सेम होगा। सिमिलरली अगर एक होगा 37 डिग्री और दूसरा अगर हम देखें अगर कर ले कि हमारे पास ये होगा 57 डिग्री, तो इन दोनों के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल द रेंज इज ऑलवेज सेम, रेंज दोनों के लिए हमारे पास सेम होता है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लिया, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लिया सर्टेन एंगल थीटा के साथ, तो कीप इन माइंड कि द मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। द मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। मैक्सिमम रेंज कभी भी 4 टाइम ऑफ हाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि एमसीक्यू है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहते हैं इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 200 मीटर, देन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास ये होगा r इज इक्वल टू 4h, तो यहां 200 और ये 4 कर लो इधर डिवाइड h, तो यहां से हो जाएगा 50 मीटर। तो फिर हाइट हमारे पास होगा 50 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज नेवर बी एक्सीड देन 4 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होगा। फिर हमारे पास यहां पर एक और रिलेशन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान रिलेशन क्या होगा, तो अगर यहां पर हम देखें हाइट बराबर होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अगर मुझे टाइम ऑफ लाइट बनाना है तो टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला तो है 2i साइन थीटा डिवाइड बाई जी, मतलब मुझे यहाँ एक 2 लेके आना होगा, ये स्क्वायर खत्म करना होगा और यहाँ सिर्फ g लेके आना होगा। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, 4g से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 4g से डिवाइड भी कर लिया। होगा क्या सर, जब 4g से मल्टीप्लाई किया और 4g से डिवाइड किया, ये 4 यहाँ आया, तो h बिकम्स इक्वल टू 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या किया, इस 2 को इधर ले गया, तो ये हो यहां पर रह गया है g और ये 2 इधर आएगा तो 2 4 8, यहां पर ये g इसके साथ मैंने कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज 4 को 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई g और यहां होल स्क्वायर कर दिया और यहां पर हो गया g/8। तो अगर आप गौर से जरा देख लो 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी है तो टाइम ऑफ लाइट है तो t स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाई 8। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ लाइट। अगर मजीद में इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो टाइम ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू, यहां से 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई h डिवाइड बाई g। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंतहाई इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, इस पर हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। इसी तरह अगर आप कहते हो मैं टोटल टाइम ऑफ लाइट को नहीं लेता, मैं चाहता हूं कि हाइट, हाउ मच टाइम इज टेकन, टाइम
taken by projectile, time taken by projectile to reach to highest point, the time of projectile required to reach a projectile to reach a highest point, कि प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट में कितने टाइम ऑफ फ्लाइट में पहुंचेगा। तो फिर आपके पास यही तरीका यही है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई जी। लेकिन अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हाईएस्ट पॉइंट के लिए कहते हो तो वो हमारे पास सिर्फ वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी है, लिहाजा यहाँ तो वी आई ऑलरेडी है, बस फिर सिर्फ आप जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। किससे? जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा जी स्क्वेयर और ये जी बाई 2 हो जाएगा। फर्दर मोर एच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा जी बाई 2। अगर हम देखें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच टू मैक्सिमम हाइट है, टाइम है हमारे पास लेकिन मैक्सिमम हाइट तक जी बाई 2। तो अब अगर ये टाइम आप मालूम कर लो तो 2 मल्टीप्लाई एच बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट रिक्वायर्ड टू रीच अ प्रोजेक्टाइल टू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास इतना टाइम चाहिए होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिमिलरली हमारे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी तरह अगर हम रिलेशन बनाए, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान क्या रिलेशन होगा? सो कीप इन माइंड, ये जो रेंज है ये बराबर होता है वी एक्स इंटू टी, मतलब ये रेंज जो है ये बराबर होता है वी आई एक्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेंज हमारे पास यहां पर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसके जरिए से हम मालूम करते हैं। तो यहाँ रेंज चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये वी आई एक्स और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और एक्स जो है वो हमेशा 0 होता है, तो रेंज जो है वो वी आई कॉस थीटा इंटू टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें से एक और रिलेशन डिस्कस कर ले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईटा एमसीक्यूज के लिए, एनएमडीकेट के लिए, यही वजह इसमें कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यानी इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी को मैं ई कहता हूं, if the kinetic energy at initial point is E, तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ इसका रिलेशन होगा कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज ऑलवेज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन हमें याद करना है किन के लिए? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए और हमारे पास एंगल के लिए। अब वो मुझे कहते हैं कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, एमसीक्यू है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 degree, if a projectile is thrown at an angle of 60 degree, then the kinetic energy at highest point is, तो kinetic energy highest point पर क्या होगा? E by 2 E by 4 2E R 4E। लेकिन यहाँ E का मतलब क्या है? E का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जस्ट यहाँ पुट कर लो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ का 61/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 1/2 का स्क्वायर 1/4 ई हो जाएगा, तो E/4। अब वो मुझे कहते हैं कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एंड द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? जस्ट पुट कर लो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अगर आप पुट कर लेते हो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको 1/2 ई दिया है, नीचे ई दिया है cos स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2। अगर आप यहाँ पर cos लेते हो तो डेट इज 40, तो एंगल 45 के लिए हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी वो
हाफ ऑफ द एनर्जी के बराबर होगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिलेशन। और आखिरी एमसीक्यू जो आपने यहाँ पर नोट करना है वो ये है कि जब टोटल एनर्जी की बात होगी तो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, total energy of projectile is always remain constant। total energy of projectile हमेशा constant रहेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक हमारे पास। फिर एक और दो एमसीक्यूज यहां पर जरा सा अगर हम डिस्कस कर ले तो हमारे पास जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल रीच टू हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये होगी। तो फिर आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, देन एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पर अगर हाईएस्ट पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे तो वो जी होगा और वो डाउनवर्ड होगा, जी होगा और डाउनवर्ड होगा। तो दिस विल बी समथिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट फॉर एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर करूंगा एमसीक्यूज, तो नेक्स्ट लेक्चर आपने देखना नहीं भूलना। हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज सॉल्यूशंस ऑफ projectile motion. Thank you very much for watching.